नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर में हम लॉजिक पढ़ रहे हैं और लॉजिक में हम पढ़ रहे हैं कि तर्क वाक्य क्या होते हैं और युक्ति क्या होती है, क्योंकि तर्क शास्त्र जो है ये तर्क वाक्यों और युक्तियों का ही अध्ययन है। तर्क शास्त्र जो है वो सत्य असत्य मापदंड और अवैध और वैध युक्तियों का ही मापदंड प्रस्तुत करता है। तो हमने इसमें पिछले व्याख्यान में ये लास्ट चीज जानी थी कि तर्क वाक्य जो होते हैं उनमें अलंकारिक शब्दों का, पारिभाषिक शब्दों का, मुहावरों का, भ्रामक शब्दों का और अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। तर्क वाक्यों की अगली बात, तर्क वाक्य या तो सत्य होंगे या असत्य होंगे, उनमें कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, कोई भी उसमें आज्ञाबोधक चिन्ह नहीं होगा भी क्या सभी मनुष्यों को मननशील होना चाहिए, क्या सभी मनुष्यों में बुद्धि होनी चाहिए, क्या सारे मनुष्यों को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये क्या वाले वाक्य, चाहिए वाले वाक्य, ये उसमें कुछ नहीं होगा। केवल टू द पॉइंट बात होगी कि ये सत्य है या असत्य है। तो इनमें आज्ञाबोधक, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, परामर्शवाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। केवल और केवल सत्य और असत्य शब्दों का उसमें प्रयोग होगा। अगली बात, तर्क वाक्यों का अर्थ समान रहता है जब तक वो भाषा के बंधनों से स्वतंत्र होते हैं, जब तक उनका अर्थ समान है। कोई एक तर्क वाक्य है, अगर उसका मीनिंग समान है, मीनिंग एक ही है, तो चाहे उसे कितनी ही भाषा में व्यक्त करें हम। जैसे हिंदी का कोई वाक्य है, कोयल मीठा गाना गाती है, अब अगर हमने इसको इंग्लिश के वाक्य में लिखा तो दो वाक्य बन जाएंगे। हिंदी का कोई भी वाक्य ले लो, उसको अगर हमने संस्कृत भाषा में व्यक्त किया तो वो तीन वाक्य बन जाएंगे। एक ही वाक्य, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, हिंदी में लिखो, उसको इंग्लिश में लिखो, संस्कृत में लिखो, पंजाबी में लिखो, जितने भाषा में आप लिखोगे उतने ही वाक्य गिने जाएंगे। लेकिन तर्क शास्त्र में ऐसा नहीं। तर्क शास्त्र कहता है कि अगर कोई वाक्य है उसका अर्थ यदि समान रहता है तो उसे चाहे कितनी ही भाषाओं में आप व्यक्त करो, तर्क शास्त्र उस तर्क वाक्य को एक ही मानेगा। इसलिए अर्थ समान रहे, भाषा के बंधनों से स्वतंत्र होते हैं। उन्हें कितनी भी भाषाओं में व्यक्त करें, जब तक किसी तर्क वाक्य का मीनिंग समान है, अर्थ समान है, उसे एक ही गिना जाएगा। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोली थी बात कि तर्क वाक्य में कम से कम एक पद जो है वो उद्देश्य पद के रूप में होगा और कम से कम एक पद जो है वो विधेय के रूप में होगा। उद्देश्य पद कौन सा? जैसे मैंने पिछले उदाहरण में आपको बताया कि दिल्ली भारत की राजधानी है या जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो उसमें जिस पद के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, जिस पद की विशेषता हम बता रहे हैं, जिसका हम बखान कर रहे हैं, वो चीज, वो पद जो होगा वो है उद्देश्य पद। सामान्यतः उद्देश्य पद जो है वो तर्क वाक्यों में पहले आता है। और उद्देश्य पद के बारे में जो हम बता रहे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली के बारे में अपने क्या बात बोल रहे हैं, किस चीज का वर्णन करें? भारत की राजधानी। तो ये बाद वाला जो है ये विधेय पद माना जाता है। जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी ये वर्णन है उद्देश्य पद के बारे में। उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है, जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी वर्णन किया जाता है, उसको अपने विधेय पद बोलते हैं। उद्देश्य पद जो है ये सामान्यतः पहले आता है और विधेय पद जो है वो बाद में आता है। उद्देश्य पद जो है उसको सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय पद को प्रेडिकेट कहते हैं। अब ये बात होगी। अब अपने जो एक बात आई कि तर्कशास्त्र के बारे में हमने मोटे तौर पर जाना था भी ये युक्तियों और तर्क वाक्यों का अध्ययन है, या ये तर्क वाक्यों और युक्तियों का अध्ययन है। क्योंकि जब भी हमने तर्कशास्त्र के अपने आगे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो या तो इसमें ये चीज आएगी भी तर्क वाक्य जो है वो सत्य असत्य होते हैं, या निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य है या कौन सा वाक्य असत्य है, या निम्न में से कौन सी युक्ति वैध है, कौन सी युक्तियां अवैध है। सारा इसमें ऐसा ही आएगा। तो यानी सत्य असत्य की बात करेंगे अपने, या अपने वैधता और अवैधता की बात करेंगे। सत्य असत्य की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इनका संबंध तर्क वाक्यों के साथ है। वैधता अवैधता की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इनका संबंध युक्तियों के साथ है। तो तर्क शास्त्र तो तर्क वाक्यों और युक्तियों का आकारिक अध्ययन है।
आकारिक जो है वो मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था। आकारिक मतलब अगर कोई आकार ही वैध है, कोई एक आकार हमने दे दिया a डॉट b, हमने कोई आकार दे दिया कि a डॉट b ये वाला वाक्य सत्य है, तो इस आकार के सारे वाक्य सत्य होंगे। a डॉट b, अब इसकी जगह हमने लिख दिया k डॉट है, तो ये भी वाक्य सत्य माना जाएगा। इस आकार के जो भी वाक्य होंगे वो सत्य। अगर ये वाक्य असत्य है तो इस आकार के जो भी वाक्य होंगे वो सारे असत्य होंगे, क्योंकि तर्क शास्त्र में तर्क वाक्य जो है वो अपने आकार के कारण सत्य असत्य होते हैं। उसी प्रकार तर्क शास्त्र में युक्तियां जो है वो अपने आकार के कारण वैध या अवैध होती है। यदि कोई आकार है, मान लीजिए P वैध Q, ये आकार है, ये आकार ही वैध है, तो इस आकार के सारे वाक्य सारे युक्तियां वैध होंगी। अगर ये आकार ही इनवैलिड है तो इस आकार के सारी युक्तियां इनवैलिड होगी, अवैध होगी। तो तर्क शास्त्र में, तर्क शास्त्र जो है ये तर्क वाक्यों और युक्तियों का आकारिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अब आपने छोटा सा ये जाने कि तर्क वाक्य और युक्तियों में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर जिसकी हमने बार बार बात की है कि तर्क वाक्य जब भी आएंगे, जब भी तर्क वाक्य का प्रयोग होगा तो सत्य असत्य शब्दों का प्रयोग होगा। यानी तर्क वाक्य के साथ जब हम तर्क वाक्य का मूल्यांकन करते हैं तो उसका मूल्यांकन के मापदंड क्या है, सत्य असत्य। तर्क वाक्य का मूल्यांकन हम सत्य असत्य के मापदंड के रूप में करते हैं, जबकि युक्तियों का मूल्यांकन हम वैध और अवैध के रूप में करते हैं। यानी कोई हमें तर्क वाक्यों के संबंध में जानना है तो उसका मूल्यांकन हम सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स के रूप में करेंगे, और यदि हमें किसी युक्ति का मूल्यांकन करना है तो वो मूल्यांकन वैध और अवैध, वैलिड और इनवैलिड के रूप में होगा। पहला अंतर। अब इनकी संरचना कैसे होती है, ये वाक्य मैंने दे दिया राम ईमानदार है, ये एक तर्क वाक्य है। इसकी जगह मैंने दूसरा कोई वाक्य दे दिया सभी मनुष्य ईमानदार है, सभी मनुष्य कर्मशील है। कुछ भी वाक्य आप लिख सकते हो, ये अकेला आएगा, इसको बोलते तर्क वाक्य। ये वाक्य या तो सत्य होगा या ये वाक्य असत्य होगा, अकेला वाक्य आया है। लेकिन जब अपने युक्तियों की बात करते हैं तो युक्ति जो होती है उसमें कम से कम, उसमें भी तर्क वाक्यों का समूह होता है, लेकिन उसमें इसमें तो कम से कम, इसमें तो केवल और केवल एक तर्क वाक्य आएगा तर्क वाक्यों में। लेकिन युक्ति जो है उसमें कम से कम एक तर्क वाक्य जो है वो आधार वाक्य के रूप में आएगा, और एक तर्क वाक्य जो है वो निष्कर्ष के रूप में भी आएगा। उसे बोलते हैं युक्ति। यानी राम ईमानदार है तो पहला वाक्य, दूसरा राम कवि है, इसलिए निष्कर्ष हो गया ये राम कवि व ईमानदार है, ये इसको युक्ति बोलते हैं। अकेले इसकी बात करें अपने राम ईमानदार है तो ये तर्क वाक्य है, अकेले इसकी बात करें राम कवि है तो ये तर्क वाक्य है, अकेले इसकी करें बात राम कवि व ईमानदार है तो ये भी तर्क वाक्य है। लेकिन अगर अपने इस रूप में लिखें कि ऊपर दो वाक्य और नीचे एक, ये ऊपर दो हो सकते हैं, ऊपर ये तीन हो सकते हैं, ऊपर ये चार हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इनकी इस युक्ति की डेफिनेशन क्या है, युक्ति तर्क वाक्यों का ऐसा समूह होता है जिसमें कम से कम एक तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में और एक तर्क कम से कम एक तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में आता है, और कम से कम एक और केवल एक वाक्य निष्कर्ष के रूप में आता है। निष्कर्ष के रूप में केवल एक ही वाक्य आएगा, यानी है तो तीनों तर्क वाक्य है, लेकिन जब युक्ति की बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें कम से कम एक तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में और केवल एक तर्क वाक्य जो है वो निष्कर्ष के रूप में आए तो उसे हम युक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमने नया शब्द बोला आधार वाक्य, ऊपर वाले दोनों जो होंगे ये आधार वाक्य होंगे, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और नीचे वाला ये जो है बिंदी वाला ये, इसको बोलते हैं निष्कर्ष। इसका मतलब क्या हुआ
कि युक्ति आधार वाक्यों व निष्कर्ष का ऐसा संबंध होता है जिसमें आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष के सत्य होने का दावा किया जाता है। युक्ति बनती कैसे है? युक्ति तर्क वाक्यों से बनती है जिसमें कम से कम ये तर्क वाक्यों का समूह है। अगर इसको छोड़ दें अपने तो ये एक तरह से तर्क वाक्यों का समूह है, लेकिन युक्ति कैसे बनेगी? युक्ति तर्क वाक्यों का ऐसा समूह होती है जिसमें कम से कम एक तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में, ये देखो दोनों आधार वाक्य कम से कम एक तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में और एक और केवल एक तर्क वाक्य निष्कर्ष के रूप में आए तो उसे हम युक्ति कहते हैं। और इन आधार वाक्यों और निष्कर्ष वाक्यों में ऐसा संबंध होता है कि आधार वाक्यों के सत्य होने पर, इन दोनों के सत्य होने पर निष्कर्ष के सत्य होने का दावा किया जाता है। यानी अगर ये दोनों सत्य हैं तो ये मान लिया जाता है कि निष्कर्ष वाक्य भी सत्य होगा। अगर राम ईमानदार है, राम कवि है, ये दोनों बातें अगर हमने पता लगा ली कि ये दोनों बातें सत्य हैं तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन जो है लास्ट वाला, वो भी सत्य ही आएगा। अब ये युक्तियां जो है ये वैध और अवैध हो सकती हैं। युक्तियां वैध हो सकती हैं, युक्तियां अवैध हो सकती हैं। वैध युक्तियों को, अवैध युक्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं, आगमन युक्तियां और निगमन युक्तियां। इनको हम अगले व्याख्यान में और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।